डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। विषय है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को पढ़ने से पहले थोड़ा उसकी भूमिका जान लीजिए कि आखिर क्रिप्स प्रस्ताव का भारत में आगमन कैसे हुआ, या क्रिप्स भारत कैसे आया, क्यों आया, और उसने क्या प्रपोजल दिए, क्या प्रस्ताव दिए। तो पूर्व के क्लास में हमने अपना सफ़र जो बंद किया था वो इस बात पे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उसके बाद कांग्रेस विषम स्थिति में आ गई कि हम सरकार का साथ नहीं भी देंगे और सरकार का जमकर विरोध भी नहीं करेंगे। इसका समाधान गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में सामने आया और इस समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन ये हुआ कि जब जर्मनी ने फ्रांस के आधे भागों पर कब्जा कर लिया, जो युद्ध शुरू हुआ था वो पोलैंड से शुरू हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके डिफेंस के लिए जब फ्रांस आया तो फ्रांस के साथ युद्ध हुआ और फ्रांस के साथ युद्ध में फ्रांस एक प्रकार से पराजित हो गया। ऐसी परिस्थिति में रूस का भी हस्तक्षेप उभर करके सामने आया, तो जर्मनी को पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में युद्ध करना पड़ रहा। ऐसी परिस्थिति में उसने रूस के साथ अनाक्रमक संधि कर ली कुछ दिनों के लिए, जिससे जर्मनी और मजबूत हो गया। तब ऐसी परिस्थिति में सितंबर 1941 ईस्वी को, कब? सितंबर 1941 ईस्वी को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ। ये डेट याद रखिएगा, सितंबर 1941 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट और एक नाम और याद रखिए, चर्चिल। रूजवेल्ट क्या थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और चर्चिल कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है ना। अटलांटिक चार्टर पर क्या हुआ साहब? तो हस्ताक्षर हुआ। ठीक है ना। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और विंस्टन चर्चिल कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये दोनों नेता अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर आपस में गुप्त रूप से मिले और पहली बार स्वीकार किया इन लोगों ने कि जर्मनी जो विश्व का दबा कुचला हुआ देश है, जो कमजोर देश है, उसको अपने पक्ष में मिला लेगा और विश्व पर नाजीवाद थोप देगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों की अनिवार्यता बनती है कि जर्मनी के इस नीति के विरुद्ध हम लोग जो दबे कुचले हुए गरीब निर्धन राष्ट्र हैं उनकी सहायता करें। और घोषित किया कि ये युद्ध जो है लोकतंत्र का युद्ध, अटलांटिक चार्टर। और यहीं पर यह भी घोषणा करनी पड़ी कि हालांकि बाद में घोषणा हुआ कि अटलांटिक चार्टर भारत पर भी लागू किया जाए। मतलब क्या कि भारत में तो ब्रिटेन इसको गुलाम बनाए हुए था, भारत में ब्रिटेन लोकतंत्र का हत्यारा था, लेकिन अटलांटिक चार्टर के माध्यम से ब्रिटेन ने इस तिथि के कुछ समय बाद यह स्वीकार किया
ये अटलांटिक चार्टर भारत पर भी लागू किया जाएगा, अर्थात भारत को भी स्वतंत्र किया जाएगा, भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। क्लियर? अब देखिए साहब, ये सब घटना चल ही रहा था कि एक और घटना घटी कि अभी संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस का, ब्रिटेन का सैनिक मदद कर रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं था। तो अमेरिका के द्वारा जो फ्रांस, ब्रिटेन या मित्र राष्ट्रों की जो सैनिक सहायता की जा रही थी, इससे जर्मनी का हिटलर बहुत नाखुश था। और नतीजा क्या हुआ कि उसने एक अमेरिकी सैनिक अड्डा जिसका नाम पर्ल हार्बर था, उस जो जापान के निकट था, जापान जहां पर देश है, तो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है पर्ल हार्बर, आज भी वो अमेरिका के ही कब्जे में है। तो अमेरिका का पूरा सैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर था। तो जापान ने क्या किया कि उस पर्ल हार्बर को पूरी तरीके से उड़ा दिया। नहीं, जापान ने, जापान और जर्मनी एक साथ थे, इनको ध्रुवी राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, तब जर्मनी की स्थिति दयनीय होने लगी, यानी यूरोप में ध्रुवी राष्ट्र जो है वो हारने लगा एक प्रकार से। लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। जापान ने फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, ये जितने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थे, सबों पर उसने कब्जा कर लिया। और अब ऐसी परिस्थिति में उसका भारत पर आक्रमण की संभावना जो है वो बढ़ गई। और उसने, जापान ने नारा दिया कि एशिया एशिया वालों का, मतलब कि एशिया में ब्रिटेन जो है वो शासन नहीं करेगा, एशिया में शासन करेगा एशिया का कोई औपनिवेशिक शक्ति शासन करेगा। और वो औपनिवेशिक शक्ति कौन है? तो हम हैं। तो गांधी जी ने जापान के एशिया एशिया वालों के नारे का फिर विरोध किया। और ऐसी परिस्थिति में जो है वो उन्होंने हरिजन में एक लेख लिखा जिसमें कहा कि अंग्रेजों, तुम भारत छोड़कर जाओ, जापानियों के आक्रमण का सामना भारत के लोग कर लेंगे, जापान के आक्रमण से कोई अवस्था उत्पन्न होती है तो होने दो, तुम्हारे शासन से ये अव्यवस्था ज्यादा उचित है। यानी एक तरीके से कांग्रेस ने या गांधी ने दोनों साम्राज्यवाद को पूरी तरीके से नकार दिया और ये घोषित कर दिया कि भारत के लोग अब अपना शासन स्वयं करने का इरादा रखते हैं और किसी भी विदेशी सत्ता को भारत में अब स्वीकार नहीं करेगा। ये सब घटनाक्रम जब हो रहा था तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है चियांग काई शेक। क्या नाम है? चियांग काई शेक। चियांग काई शेक ये कौन है? चियांग काई शेक जो है वो चीनी राष्ट्रपति थे उस समय। कौन? चीनी राष्ट्रपति। ठीक है। तो चीनी राष्ट्रपति का इनका भारत दौरा हुआ और भारत दौरा जब इनका हुआ तो इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छे संबंध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चियांग काई शेक ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसको बोला था पंचशील। ये काफी मशहूर था पंचशील। और पंचशील में 5 सिद्धांत थे। वैश्विक शांति के लिए इन दोनों नेताओं ने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया कि हर देश अगर पंचशील का सामना करेगा तो विश्व में फिर दूसरा युद्ध नहीं होगा। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी मौका मिलेगा तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ बताना ये है कि दोनों में गहरी मित्रता थी।
जब ये चियांग काय शेक भारत आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पक्ष रखा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि फिर ये चियांग काय शेक ने रूजवेल्ट और ब्रिटेन की लेबर पार्टी, ठीक है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी, इन लोगों ने दबाव डाला। क्या डाला? दबाव डाला। किस पर डाला? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर। और क्या दबाव डाला साहब? भारत को स्वशासन देने के लिए, भारत को स्वशासन देने के लिए ऐसा क्यों दबाव डाला, इसके पीछे भी पृष्ठभूमि है, वो भी आपको समझना होगा। कि जैसा कि अभी पूर्व में हमने बताया आपको कि जब जापान का आक्रमण भारत पर संभावित हो गया, क्योंकि वो दक्षिणी पूर्व एशिया के सारे देशों को जीत चुका था, तो गांधी का वक्तव्य सामने आया, और उस वक्तव्य के बाद गांधी ने या कांग्रेस ने यह प्रपोजल रखा कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर दे, यानी स्वशासन दे दे, और तब नई सरकार जो बनेगी भारतीयों की, वो वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देगी। ब्रिटेन भारत पर शासन करे और भारत के लोग ब्रिटेन का साथ दें, ऐसा कांग्रेस का प्रपोजल नहीं था। और ये जो चियांग काय शेक आए, चीन के राष्ट्रपति, उनके समक्ष भी यही बात रखी गई कि हम हिटलर के समर्थक नहीं हैं, इसीलिए आज तक हिटलर का साथ नहीं दिए, हम ब्रिटेन के समर्थक हैं। लेकिन ब्रिटेन जो अटलांटिक चार्टर वहाँ घोषित किया है, आप कहिए कि वो भारत पर भी लागू होगा। तब जब इन नेताओं का, यानी रूजवेल्ट का, चियांग काय शेक का, ब्रिटेन के लेबर पार्टी का, इस पर चर्चिल पर दबाव बनाया इन लोगों ने कि आप अटलांटिक चार्टर की घोषणा कीजिए कि ये भारत पर भी लागू होगा, क्योंकि अटलांटिक चार्टर में है कि कोई भी देश किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। तब यहाँ पर मजबूरी में चर्चिल को घोषित करना पड़ा। हालांकि चर्चिल का हिडन एजेंडा कुछ अलग था। उसका हिडन एजेंडा क्या था कि जब चेम्बरलेन से उसने गद्दी प्राप्त की, प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया, उसका उत्तराधिकारी बना, तो उसने कहा कि मैं ब्रिटेन के साम्राज्य को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूं, और मैं इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाऊंगा। ये दो वादे उसने ब्रिटेन के जनता से किया था, जिससे ब्रिटेन की जनता काफी प्रसन्न हो गई। तो उसकी इस घोषणा से ये तय था कि इस सरकार की, चर्चिल की सरकार की नीति जो है वो भारत को स्वतंत्र कराने की नहीं या स्वतंत्र करने की नहीं। लेकिन जो वैश्विक दबाव पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो स्वतंत्रता देने के लिए या भारत को कुछ रियायत देने के लिए जो है वो चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा। बात समझ में आई? तो दबाव डाला, तो इस दबाव से इस दबाव के कारण चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य, अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य जिसका नाम था सर स्टोफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टोफर्ड, हाँ, सर स्टोफर्ड क्रिप्स
को के अधीन एक भारतीय मिशन की घोषणा की गई। एक भारतीय मिशन की मिशन की घोषणा की। और ये जो घोषणा किया गया, इसका तिथि था 11 मार्च 1942। क्या था? 11 मार्च 1942 को ये घोषणा किया गया। अब देखिए इसके अंदर की जो बात है वो थोड़ा समझिए। क्या समझिए? कि सर स्टोफर्ड क्रिप्स उदारवादी दल के नेता थे। जो चर्चिल था वो उदारवादी दल का नेता था, कंजर्वेटिव पार्टी का था। और जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे वो मजदूर दल का या उदारवादी दल का नेता था। और दोनों पार्टियों में भारत के प्रति दृष्टिकोण में अंतर था। कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं थी, और उदारवादी दल या लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी ये भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। इसकी नीति अभी से ही हो गई। और उसके नेता थे कौन? स्टोफर्ड क्रिप्स। तो ये भारत में काफी लोकप्रिय थे। कौन? क्यों? क्योंकि भारतीयों के पक्ष में थे। उसी समय जो भारत का वायसराय था उसका क्या नाम था? हाँ, वेरी गुड। भारत का वायसराय कौन था? वायसराय। इसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। इसका जो संबंध था वो क्रिप्स से अच्छा नहीं था। क्रिप्स से अब इस यहां पर आपको समझना काफी जरूरी है कि राजनीति किसको कहते हैं या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे चलती है, वो आपको यहां समझने का अवसर मिलेगा। ठीक है ना? तो देखिए जो चर्चिल था एक नीति के तहत भेजा था इसको। किसको? क्रिप्स को। क्यों? कि इसको भेजने से भारत के जो नेता हैं वो स्वागत करेंगे। मैसेज क्या जाएगा कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जो प्रपोजल देगा और अगर भारत के लोग उसको नहीं मानेंगे तो इसके लिए चर्चिल उत्तरदायी नहीं होगा। जो चर्चिल पर रूजवेल्ट, चियांग काई शेक और ब्रिटिश लेबर पार्टी का जो दबाव पड़ रहा था कि आप भारतीय नेताओं से बात कर करके उनका समर्थन प्राप्त कीजिए, तो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रपोजल दिया जाएगा अगर उसको भारत के नेता नहीं मानेंगे तो चर्चिल क्या कहेगा कि भाई हम तो आप लोग के कहने के मुताबिक अपना आदमी भेजे थे और उन्हीं के समर्थक लोगों को भेजे थे और उन्होंने प्रपोजल दिया और उसको स्वीकार नहीं किया जाना, इसमें मेरी गलती तो नहीं, इसमें कांग्रेस की गलती, भारतीय नेताओं की गलती है। ये उसकी कूटनीतिकता थी। लिनलिथगो ने जब विरोध किया इसका कि आप स्टोफर्ड क्रिप्स को क्यों भेज रहे हैं, तो भारत का समर्थक है, उसके पक्ष में फैसला देगा। तो लिनलिथगो को चर्चिल ने समझाया कि ये बहुत कठिन समय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे लिए मजबूरी है, तुम इस व्यक्ति का सहयोग करो। ये व्यक्ति जो प्रपोजल देगा उसको भारत के नेता स्वीकार नहीं करेंगे और जब स्वीकार नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने पक्ष रखने में सफल हो जाएंगे।
कि आपके मुताबिक हमने प्रपोजल रखा था, देखिए भारत के नेता स्वीकार नहीं कर रहे। और ऐसा यकीन के साथ वो इसलिए कहा था क्योंकि क्रिप्स को हमने कह दिया है कि किसी भी स्थिति में, अभी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के स्थिति में हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते। स्वतंत्रता देने का जो भी वादा किया जाएगा युद्धोपरांत, और युद्धोपरांत कोई भी प्रपोजल स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिकता सफल हो जाएगी कि हमने तो आपके कहे अनुसार भेजा था, भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो हम क्या करें। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी 1942 में मार्च महीने में चर्चिल के द्वारा की, और उसी का नतीजा था क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, क्रिप्स तेईस मार्च 1942 को भारत आया। ठीक है ना, और भारतीय नेताओं से परामर्श करने के पश्चात के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चूंकि क्रिप्स पहले से ही एक मानसिकता तैयार करके आया था कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, यानी भारतीयों की भी मांग पूरी हो और चर्चिल भी नाखुश नहीं हो, चर्चिल की भी मांग पूरी हो। इसलिए हमें ऐसा सुझाव देना है जो सुझाव युद्ध के कारण, युद्ध के समय लागू नहीं हो और भविष्य पर उसको टाल दिया जाए, जिसको कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। और यही काम चर्चिल चाह रहा था कि हम स्वतंत्रता की बात करें, लेकिन अभी स्वतंत्रता देने की बात नहीं करें। और आधार क्या बना दें कि अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी कैसे होगा, पावर शेयरिंग तो हो नहीं सकती है। तो ये कूटनीतिकता थी, और इसी को दृष्टिगत रख करके इसने अपना प्रपोजल रखा। प्रपोजल क्या था ये देखना काफी जरूरी होगा। अब देखिए, प्रपोजल में सबसे पहली बात यह था कि युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण होगा। युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण होगा। संघ का निर्माण होगा, और इसे, यानी इस संघ को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। ये पहला प्रस्ताव था। ठीक है, दूसरा प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद
संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। और तीसरा जो प्रपोजल था वो था कि संविधान दो शर्तों पर लागू होगा। ये दो शर्तें क्या है वो जरा देखिए। पहला शर्त ये है, जो प्रांत सहमत नहीं होंगे उन्हें स्वयं अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये पहली शर्त होगी। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। ठीक है, ये दो शर्तें थी। और संविधान लागू होने तक भारतीय रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ब्रिटिश सरकार पर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसको बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि प्रोविजंस को अगर नहीं समझिएगा तो हो सकता है कि पीटी में अगर प्रोविजन दे दे तो आपसे नहीं बन पाएगा। दूसरा कि मेंस में इस क्वेश्चन को ही दे दे तो आप प्रोविजन नहीं लिख पाइएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव का अगर प्रोविजंस नहीं लिख पाए तो फिर दोनों जगहों पर आपकी हार होगी। इसलिए असल समझना है हम लोगों को इसके प्रोविजंस को। तो क्रिप्स प्रस्ताव ने जो 30 मार्च 1942 ईस्वी को जो प्रपोजल रखा, उस प्रपोजल में कुल 4 बातों पर हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहला बात क्या कि उसने ये कह दिया कि जो भारत के लोग स्वतंत्रता अभी मांग रहे हैं वो नहीं दी जाएगी। यानी गांधी जी ने जो युद्ध के समय मांगा था कि भारत को स्वतंत्र कर दे और स्वतंत्र भारत की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगी, तो ये एक लाइन का जो डिमांड था उसको एक ही लाइन में तिरस्कृत कर दिया गया इस प्रस्ताव के द्वारा कि नहीं, वो मांगे नहीं मानी जाएगी।
उसके जगह पर ये सब मांगे मानी जाएगी और इसमें स्वतंत्रता की बात हो। ठीक है, कैसे? तो कहा गया कि युद्ध के बाद, ये जो शब्द है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है कि अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, यानी घोषित कर दिया गया कि फेडरेशन होगा। फेडरेशन का मतलब समझ रहे हैं आप कि भारत के 64% भूभाग पर ही ब्रिटेन का कब्जा था, बाकी 36% भूभाग ऐसा था जिस पर देसी रियासत थी। तो इसने कहा कि हमारे कब्जे में जो है हम उसी को न स्वतंत्र करेंगे, जो देशी रियासत है उस पर तो हमारी संप्रभुता नहीं है। लेकिन उसने प्रस्ताव रखा कि ये तो प्रस्ताव अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम में ही दिया था कि एक इंडियन फेडरेशन की स्थापना की जाएगी जिसमें देशी रियासत भी शामिल है। तो 1935 के अधिनियम की सारी बातें लागू हो गई सिवाय इसके। तो फिर उसको यहां लाया कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन कब? युद्ध के बाद। तो संघ बनेगा, इसका मतलब ये हो जाए कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्रता देने को वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन कब स्वीकार कर रहा है? युद्ध के बाद। जबकि भारतीयों की मांग क्या थी कि अभी हमको दिया जाए, तब आप काम साथ दें। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चिल जीत गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चिल जीत गया। तो दिखाएगा कि देखिए ना, अभी आज़ाद करने का टाइम है, हम तो बोल रहे हैं कि युद्ध के बाद आपको दे देंगे, और यही नहीं, एक फेडरेशन बना करके देंगे। देसी रियासत है वो भी इसमें संघ में शामिल होगा। तो देसी रियासत संघ में शामिल होगा, तो ये एक लड़ाई लगा के जाना चाहता था वो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशी रियासत स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो अगर बहुत सारे देशी रियासत, चूंकि 35 के अधिनियम में प्रोविजन था कि अगर आधे से अधिक देशी रियासत सहमत होंगे तभी संघ का निर्माण होगा, और आधे से कम सहमत होंगे तो निर्माण नहीं होगा। तो वो 35 का अधिनियम इस पर भी लागू होगा। तो भारतीय संघ का यहाँ पर उल्लेख कर करके आप ये खुश नहीं हो जाइए कि वो भारतीयों के पक्ष में बात कर रहा था, बल्कि एक ऐसा मुद्दा डाल दिया था कि जिसके कारण जो है वो भारतीय संघ बनता नहीं और भारत स्वतंत्र होता नहीं। और उसके तहत साथ साथ ये कह दिया कि इसे राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। यानी अगर भारतीय संघ बन जाता है तो भारतीय संघ कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रमंडल में रहे। कॉमनवेल्थ, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की महारानी ने 1932 ईस्वी में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नामक संगठन बनाया था, और उस संगठन में जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे सभी को मेंबर बना दिया गया था। बहुत सारे ब्रिटिश उपनिवेशों को अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दे दी थी, लेकिन वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य थे। तो एक प्रकार से कॉमनवेल्थ के माध्यम से ब्रिटेन के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ क्या था कि उसने घोषणा कर दिया कि आप चाहे तो राष्ट्रमंडल से अलग हो जाए, मतलब आज़ाद हो जाए। तो ये दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखिए तो क्या पाते हैं कि आज़ादी देने का प्रवचन दिया गया तो कृत प्रस्ताव में, लेकिन व्यवहारिकता ये थी कि वो आज़ादी जो थी वो तत्काल नहीं मिल रही थी, और युद्ध समाप्त होने के बाद भी इतना पेचीदा हो जाती कि फौरन नहीं मिलती। तो एक प्रकार से कृत प्रस्ताव से उलझा दिया देश को। दूसरा देखिए कि युद्ध के बाद, यहां भी क्या शब्द है? युद्ध के बाद, अभी नहीं। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तो हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ाते समय कहा था कि पहली बार अंग्रेजों ने भारत के संविधान के लिए वैधानिक रूप से स्वीकार किया तो अगस्त प्रस्ताव, और फिर यहाँ भी संविधान निर्मात्री सभा की बात की जा रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगस्त प्रस्ताव में जो संविधान बनाने का बात किया जा रहा था उसमें यह था कि वो संविधान अंग्रेज बनाएंगे और उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, यानी उनसे पूछ लिया जाएगा कि ठीक है ना, ऐसा बना रहे हैं। तो
लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में जो संविधान की निर्माण की बात की गई, वो कहा गया कि नहीं, ये संविधान का जो निर्माण होगा वो संविधान सभा इसके लिए गठित की जाएगी, और इस संविधान सभा में सभी के सभी सदस्य भारत के होंगे, और इनका चुनाव जो है वो भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। यानी एक प्रकार से 42 में संविधान सभा का जो गठन का प्रावधान किया गया वो एक संप्रभु सभा के रूप में किया गया। तो इस आधार पर क्रिप्स प्रस्ताव का संविधान सभा अगस्त प्रस्ताव में प्रावधानित संविधान सभा के प्रावधान से अलग था। ये बात समझ में आ गई आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है? लेकिन वो भी क्या, तो युद्ध के बाद, अभी नहीं। यही सबसे बड़ा क्लाउज था। अब उसके बाद आइए कि तीसरी बात ये थी कि ये जो संविधान बन जाएगा वो यूं ही लागू नहीं हो जाएगा, उसको 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त क्या, कि कोई ऐसा प्रांत जो इस संविधान को नहीं माने तो उसे अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा कि ये संविधान तभी होगा जब अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर अंग्रेजों से यहाँ के नेता समझौता करें। अब ये जो शर्त थी 2, ये भारत को पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े करने की योजना थी। कैसे? तो इसके माध्यम से ये जो प्रोविजंस था, बहुत सारे देसी रियासत होते जो बोले कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य होंगे जो इस संविधान को नहीं मानते। पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे राज्य होते जो इस संविधान को नहीं मानते। और इसके तहत जो है मुसलमान जो है वो इस संविधान को नहीं मानते। तो ये जो थर्ड प्रोविजन था, इससे गांधी जी काफी खफा थे और उन्होंने कह दिया, उनका स्टेटमेंट आया कि अंग्रेजों के द्वारा पाकिस्तान बनाने की एक योजना है, देश को विखंडित करने की एक योजना है। और चौथा और अंतिम प्रोविजन ये था कि ये सारी प्रक्रिया जब होगी तो जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक भारत के रक्षा का दायित्व ब्रिटेन का होता है। जबकि भारतीयों का क्या मांग था कि युद्ध भारत के लोग लड़ेंगे, यानी अपने देश की रक्षा वो खुद करेंगे, लेकिन सेना को वो अपने नियंत्रण में रखना चाहता था ताकि अंतिम रूप से भी शोषण हम कर सकें। ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसका लिबरल दल के द्वारा समर्थन करने के अतिरिक्त भारत के किसी दल ने भी समर्थन नहीं। सभी दलों ने इसका विरोध किया और इसको स्वीकार नहीं किया क्रिप्स प्रस्ताव। और उस समय 2 नाम आपको मिलेंगे, एक महात्मा गांधी। कौन? इन्होंने एक, ये कोटेशन बराबर आता है कि इस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा। क्या कहा? उत्तर दिनांकित चेक। हाँ, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक समझ रहे हैं ना क्या होता है? कि चेक आपको अभी मिल गया लेकिन तारीख उसमें बाद की दी गई, यानी अभी उससे पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो काहे? तो देख लीजिए, युद्ध के बाद सब प्रोविजंस थे। तो आज़ादी की गारंटी दी गई लेकिन अभी नहीं, कब? युद्ध के बाद। इसलिए गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने इस कोटेशन में एक चीज जोड़ दी। समझ गए? दोनों अलग अलग इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक चीज क्या जोड़ा? ऐसा बैंक जो दिवालिया हो रहा, ऐसा बैंक जो दिवालिया हो रहा। इसका मतलब समझे मिश्रा जी? मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया कि इस चेक का वैल्यू ही क्या है, ये तो बैंक ही दिवालिया हो जाएगा। तो फिर जो बाद में संभावना है पैसा भुनाने का,
वो हम भुना भी नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ, जवाहरलाल नेहरू ये कहना चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता जो अपने सत्ता के घमंड में ही कह रही कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपके पास उतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि आप आज़ादी हमें देंगे, हम खुद आज़ाद हो जाएंगे, आपसे आज़ादी मांगने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उत्तर दिनांकित चेक और उसमें जोड़ा गया सब ऐसा बैंक जो दिवालिया हो रहा है, हो जाएगा, इसको इस कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। ठीक है, इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप देख लीजिए, जैसा प्रश्न आएगा उसके अनुसार आपका उत्तर इसमें होगा। अब देखिए, इसका सभी दलों ने अलग अलग विरोध किया। कांग्रेस का विरोध करने का कारण क्या था कि इसमें पाकिस्तान की स्पष्ट रूप से मांग को स्वीकार कर लिया और हमें तत्काल जो है स्वतंत्रता नहीं दिया जाता। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार इसलिए किया कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। हिंदू महासभा ने भी इसे अस्वीकार कर दिया गया कि इसको मुसलमानों को तुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। B.R. अम्बेडकर ने भी इसको अस्वीकार कर दिया कि इसमें हरिजनों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है पृथक निर्वाचन प्रणाली का। यहां तक के सिखों ने भी इसका विरोध कर दिया कि इसमें पंजाब को विभाजित करने की योजना है और वो पंजाब को विभाजित करना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से घात का पात साबित हुआ। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चिल अपने आप को निष्पक्ष और स्पष्टवादी साबित करने के लिए इस क्रिप्स प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था और क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता के बाद फिर कांग्रेस के सामने एक ही विकल्प था और विकल्प था कि अब जो कांग्रेस था कि हम तीव्र आंदोलन नहीं करेंगे, अब उसकी नीति में परिवर्तन आ गया और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हम समझते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव को आप पूरी तरीके से समझ गए। अगले क्लास में हम भारत छोड़ो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।